नेहरू सेंटर के डिस्कवरी ऑफ इंडिया पॉडकास्ट सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। पिछले 2 एपिसोड्स में हमने प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल और प्रोफेसर संदीप दीक्षित जी के बीच में बातचीत सुनी। इन डिस्कशन से हमें नेहरू की किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया के कई नए एस्पेक्ट्स जानने और समझने का मौका मिला। आज का ये एपिसोड थोड़ा अलग है। जब हमने ये सीरीज़ शुरू की, हमारे पास कई सवाल आए, ख़ास तौर पर यंगस्टर्स के। कुछ सवाल हमारे मन में भी थे, तो आज हम उन्हीं सवालों पर अपनी चर्चा रखेंगे, उन्हीं सवालों को एड्रेस करेंगे। मैं एक बार फिर प्रोफेसर अग्रवाल का इस पॉडकास्ट में स्वागत करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। सर, मैं एक काफ़ी सरल और पर मेरी समझ से बहुत ज़रूरी सवाल से इस एपिसोड और इस डिस्कशन की शुरुआत करना चाहूँगी। सर, आज हमें क्यों ज़रूरत है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ने की? आज अगर हम ये किताब पढ़ना शुरू करें तो क्या हम इसे एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट के तौर पर देखें, एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट के तौर पर देखें, या ये एक फ़िलोसफिकल रिफ्लेक्शन है, या कुछ और? मानसी, आपके सवाल के 2 हिस्से हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया क्यों पढ़ें और किस तरह पढ़ें। मैं दूसरे हिस्से का पहले जवाब देता हूँ। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, कि एक प्रोफेशनल या एकेडमिक हिस्टोरियन द्वारा लिखी गई किताब नहीं है। ये, जैसा इसका नाम ही जाहिर करता है, ये एक सेंसिटिव हिंदुस्तानी द्वारा, जिसको सौभाग्य से बहुत अच्छी तरह पढ़ने का, एजुकेशन का अवसर मिला और फिर सारी ज़िंदगी देश की आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेने का अवसर मिला। जवाहरलाल जी ने ये किताब, जैसा कि हम जानते हैं, 45-46 में लिखी थी और आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेते हुए उनको तब तक 25 बरस हो चुके थे जी। और उस 25 बरस में बहुत उतार चढ़ाव आज़ादी की लड़ाई ने देखे थे, उन्होंने भी देखे थे। सारे हिंदुस्तान की उन्होंने सैर की थी, चप्पा चप्पा घूमे थे वो हिंदुस्तान का। और उसके बाद वो किताब इस बात को पहचानने की कोशिश करती है, समझने की कोशिश करती है कि आखिरकार हिंदुस्तानी होने का मतलब क्या है। डिस्कवरी, हिंदुस्तान की डिस्कवरी, क्योंकि किसी समाज में, किसी धर्म में या किसी परंपरा में आप पैदा हो गए, इससे ये सिद्ध नहीं हो जाता कि आप उसे जानते भी हैं, उसको समझते भी हैं, ज़रूरी नहीं है। तो उसको समझने की, उसको खोजने की एक तमन्ना, एक डिजायर, और इसीलिए वो किताब आप देखेंगे कि पर्सनल रिफ्लेक्शंस भी हैं, पर्सनल रेमिसेंसेस भी हैं, एकदम कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पर कमेंट्स भी हैं, और इतिहास और संस्कृति की पड़ताल तो है ही। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक, इट्स अ वेरी क्रिएटिव प्रोज जिसमें हिस्ट्री लिखी गई है। और इसलिए उसको एक, आजकल जो एक शब्द चलता है, एक कॉम्प्रिहेंसिव नॉन फिक्शन की तरह उसे पढ़ना चाहिए। और वो भी एक ऐसा नॉन फिक्शन जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति के पर्सनल टचेज मौजूद हैं। और जैसा कि उस किताब के बारे में आइंस्टाइन ने कहा था कि वो हिंदुस्तान की इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल जर्नी को दिखाने वाली किताब है। अब सवाल है कि क्यों पढ़नी चाहिए। तो मुझे लगता है कि इसलिए पढ़नी चाहिए कि आज पिछले 20-25 बरस से हिंदुस्तान में ही नहीं, दुनिया भर में जो पहचानें हमने सहज रूप से मान ली थी, उन सबको एक तरह से रिकंसिडर किया जा रहा है। आज जो नेशन स्टेट लोगों को थोड़ा ये लगने लगा है। अब जैसे अगर आप भारत की बात छोड़ दें, यूएसए का उदाहरण लें, तो एक ज़माने में यूएसए इस बात पर गर्व करता था कि इट्स आ, क्या कहते थे उसको, बॉइलिंग पॉट ऑफ सिविलाइजेशंस है, बाउल ऑफ सिविलाइजेशंस। आज वहाँ प्योरिटी की खोज चल रही है आज। और ये केवल एक व्यक्ति की बात नहीं है। ट्रंप बहुमत से जीते हैं और अच्छे खासे समर्थन से जीते हैं, उनको अभी भी मिल रहा है। यानी अमेरिका में कहीं कोई एक बेचैनी इस बात को लेकर के है, जैसे सैमुअल हंटिंगटन की किताब आई थी 2002 या 1 में, शायद इमीडिएटली आफ्टर 9/11, हु आर वी, द ग्रेट आइडेंटिटी डिबेट। सैमुअल हंटिंगटन की किताब का नाम है। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन उनकी बहुत मशहूर किताब है, लेकिन ये किताब भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। और जाहिर है कि सैमुअल हंटिंगटन राइट विंग थे, तो उनकी सोच उसी तरह की है। तो ये जो है कि हम हैं कौन,
ये बेचैनी इस समय दुनिया भर के समाजों में चल रही है, और ऐसे दौर आते हैं समाजों के इतिहास में जब ये बेचैनी हम सबको अपनी जकड़ में लेती है। 1912 में हिंदी के मशहूर कवि मैथिली शरण गुप्त की किताब आई थी भारत भारती। उसकी मूल खोज या मूल क्वेरी यही थी कि हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। तो अगर आज का नौजवान इन बेचैनियों को फेस कर रहा है, और मुझे यकीन है कि कर रहा है, हम सब कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, कि भाई हम करें क्या, हम हैं कौन, हम कैसे बिहेव करें, सिटीजनशिप का क्या मतलब है, हिंदुस्तानी होने का क्या मतलब है, हिंदू और मुसलमान के बीच और समाज के दूसरे तबकों के बीच, हिंदी बोलने वाले गैर हिंदी बोलने वालों के बीच, सवर्णों दलितों के बीच किस तरह का इंटरेक्शन होना चाहिए, किस तरह के संबंध होने चाहिए। इन सब चिंताओं से अगर आप गुजर रहे हैं, जो कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप गुजर रहे हैं, तो ये किताब आपको बहुत गहरी इंसाइट्स देने वाली किताब है, इसलिए इसे ज़रूर पढ़ना चाहिए। सर, जब नेहरू ये किताब जेल में लिख रहे थे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनके मन में ये बातें थी, वो समझ रहे थे इसको और लिख रहे थे। मेरा दूसरा सवाल, और मुझे लगता है ये काफ़ी ज़रूरी है, कि आज हम हिस्ट्री में अगर हिस्ट्री की बात करें तो नॉन यूरोसेंट्रिक हिस्ट्री राइटिंग पे काफ़ी फोकस करते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपने पिछले एपिसोड में भी कहा था कि दीपेश चक्रवर्ती की उनकी किताब का कॉन्सेप्ट नहीं, उनकी किताब का नाम। हाँ, कॉन्सेप्ट उन्होंने नहीं दिया। हाँ, प्रोविंशियलाइजिंग यूरोप में जो उनकी किताब है, ये कॉन्सेप्ट काफ़ी पावरफुली आर्टिकुलेटेड है। तो सर, नेहरू जब भारत के इतिहास के बारे में लिख रहे थे तो उन्होंने कैसे कॉलोनियल नैरेटिव्स से अलग एक हिस्ट्री प्रेजेंट की और स्पेसिफिकली उसे चैलेंज किया? देखिए, पहले तो हम ये समझें कि नॉन यूरोसेंट्रिक का मतलब क्या है। यूरोसेंट्रिक इतिहास जैसा कि नाम से ही जाहिर है, और प्रोविंशलाइजिंग की, और वो बोलचाल में भी हम सुनते हैं इस शब्दावली को, मेट्रोपोल और प्रोविंस। तो जैसे मान लीजिए कि दिल्ली एक मेट्रोपोल है, मुंबई एक मेट्रोपोल है, और बाकी जो आसपास के इलाके हैं वो सबर्ब हैं, और जो दूर इलाके हैं वो प्रोविंसेस हैं या रीजन्स हैं या स्टेट्स हैं। तो इसी तरह की एक धारणा चली आ रही थी और चली आ रही है अभी तक कि यूरोप मेट्रोपोल है और बाकी दुनिया जो है वो प्रोविंस है। इसके पीछे धारणा यह है कि बाकी इतिहास में जो भी हुआ हो, लेकिन मॉडर्निटी सबसे पहले यूरोप में आई, और मॉडर्निटी यूरोप में आई और यूरोप से ही दूसरे समाजों में, दूसरे देशों में पहुंची। और इसीलिए बहुत सारे लोग ये मानते रहे हैं कि कॉलोनियलिज्म की वजह से अत्याचार और वायलेंस कितनी भी रही हो, बट एट द एंड ऑफ द डे इट वाज हिस्टोरिकली अ प्रोग्रेसिव प्रोसेस, क्योंकि इससे वो समाज जो आउटसाइड हिस्ट्री थे, जिनमें हिस्ट्री थी ही नहीं, जो जड़ चले आ रहे थे सैकड़ों सालों से, हजारों सालों से, उनमें उथल पुथल पैदा हुई और उनको हिस्ट्री में खींच लिया गया। आज जो स्कॉलर्स इस पर काम कर रहे हैं, और अगर आप लोगों ने मेरी किताब देखी हो, कबीर पर जो किताब है, कबीर, और उसके पहले अकत कहानी प्रेम की, आई हैव डिवोटेड अ वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ माई बुक टू ट्रेस दिस नैरेटिव ऑफ यूरोसेंट्रिक हिस्ट्री एंड इट्स इम्प्लीकेशंस। आज की स्थिति जो है, पिछले कम से कम 40-50 साल से इस यूरोसेंट्रिक अप्रोच को प्रोफेशनल हिस्टोरियंस ने ज़बरदस्त चुनौती दी। दीपेश का आपने नाम लिया, और भी लोग हैं। संजय सुब्रमण्यम का एक सेंटेंस मुझे बहुत मज़ेदार लगता है और मैं कभी उसे भूल नहीं पाता। उन्होंने लिखा है कि मॉडर्निटी कोई वायरस नहीं था जी, जो यूरोप में पैदा हो गया और कोविड की तरह दुनिया भर में फैल गया। इट वाज अ इंटरनेशनल प्रोसेस, इट वाज अ यूनिवर्सल प्रोसेस। हर समाज 15वीं-16वीं सदी में मॉडर्निटी के कुछ ना कुछ ट्रेसेस एक्सपीरियंस कर रहा था। इसलिए अगर हिस्ट्री आपको लिखनी है तो एक कनेक्टेड हिस्ट्री आपको लिखनी होगी। लैटिन अमेरिका के एक हिस्टोरियन है एनरिक ड्रेसल, उन्होंने मॉडर्निटी शब्द की जगह वो प्रपोज करते हैं कि ट्रांस हाइफन मॉडर्निटी शब्द का प्रयोग किया जाए। ट्रांस हाइफन मॉडर्निटी यानी मॉडर्निटी यूरोप के बाहर भी। खुद मैंने अपनी किताब में यही आर्ग्यू किया है। अचिल ममेम्बे अफ्रीका के प्रसंग में ये बात आर्ग्यू करते हैं। सुनील खिलनानी का हवाला देते हुए बात मैंने कही थी पिछले उसमें, उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया का जो प्रीफेस इस संस्करण का लिखा है, सुनील खिलनानी आप जानते हैं खुद हिस्टोरियन है, तो उन्होंने इस बात की ओर ध्यान खींचा है कि आज का ये जो प्रोविंशलाइजिंग यूरोप का
और यूरोसेंट्रिक की जगह एक नॉन यूरोसेंट्रिक हिस्ट्री का पूरा प्रोजेक्ट दुनिया भर में अपने अपने ढंग से चल रहा है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया एक तरह से उसको एंटीसिपेट करने वाली किताब है, क्योंकि इसमें नेहरू, जैसा मैंने पिछले उसमें बताया भी था कि नेहरू केवल मॉडर्न और केवल इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद के यूरोप की नहीं, उसके पहले की भी बात करते हैं कि यूरोप सभ्यता के जिन शिखरों पर गर्व करता है और ठीक ही करता है, ग्रीस, रोमन एम्पायर एंड ऑल दैट, उसकी मेकिंग में भी नॉन यूरोप का कितना ज़बरदस्त योगदान है। आजकल तो आप जानते हैं, आप पढ़े लिखे विद्यार्थी हैं, आजकल तो ब्लैक एथेना की बात हो रही है। लोग कह रहे हैं जो एथेना देवी हैं जिनके नाम पर एथेंस और ग्रीस, लोग कह रहे हैं कि उसमें अफ्रीका का कितना योगदान है, जरा इस पर भी कृपा करके गौर कीजिए। वो केवल वाइट नहीं थी एथेना, उसमें बहुत कुछ ब्लैक भी था। तो ये चीज़ें इस किताब में, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है मानसी, कि एक प्रोफेशनल हिस्टोरियन नहीं है। हाँ, इनफैक्ट वो ये लिखते भी हैं। हाँ, वो तो बिल्कुल जाहिर है। हाँ। लेकिन एज अ लीडर ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, इंडियन मूवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस वाज द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड पोटेंट एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, उसके नेता के तौर पर नेहरू ये कर रहे हैं, प्रामाणिक रूप से कर रहे हैं। तो एक तो हिस्ट्री राइटिंग में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, दूसरे वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी दे रहे हैं कि हम मॉडर्न होंगे, हमें मॉडर्न होना है और बिल्कुल हम इंडस्ट्रियलाइज करेंगे, सब कुछ करेंगे, बट विदाउट लूजिंग, विदाउट कंप्रोमाइजिंग अवर इंडियननेस। दैट्स द पॉइंट। आपने इस सीरीज़ के पहले एपिसोड में भी ये बात कही थी कि डाइवर्सिटी बिकम्स अ स्ट्रेंथ फॉर इंडिया वेयर एज इट बिकम्स अ चैलेंज फॉर यूरोप। सर, ये कैसे? फॉर द सिंपल रीजन कि हिंदुस्तान की जो इंटेलेक्चुअल और मेटाफिजिकल ट्रेडिशन रही है, फॉर्चुनेटली उसमें ये रियलाइजेशन बहुत क्लियर रहा है। बल्कि इसको यूँ समझो कि हिंदुस्तान में किसी एक फेथ सिस्टम को सही और दूसरे फेथ सिस्टम्स को गलत नहीं कहा गया है। सही गलत की बजाय मुझे ये कहना चाहिए कि एक को डिवाइन और दूसरे को सैटेनिक नहीं माना गया है। दैट इज़ द क्रूशल पॉइंट। मैं इसका एक बहुत मज़ेदार एग्जांपल देता हूँ। 18वीं सदी में गार्गियानो करके एक इटालियन पादरी थे जो बिहार में आए थे और रह रहे थे, वहाँ धर्म प्रचार कर रहे थे ईसाइयत का। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सूचना आप लोगों के लिए, और इस पर भी मैं काम कर चुका हूँ, इस पर भी लिखा है मैंने। तो उन्होंने एक किताब लिखी थी हिंदुस्तानी में, क्योंकि वो हिंदुओं को खास करके एड्रेस करना चाहते थे। तो किताब का शीर्षक है सवाल जवाब ईमान के ऊपर एक हिंदू और क्रिस्तान के बीच, ये किताब का नाम है। और उस किताब में, उस बातचीत में, वो जो खुद नोट करते हैं, वो डायलॉग के तौर पर उन्होंने लिखा है। वो कहते हैं कि जीसस आए हैं और जीसस का रास्ता सच्चा रास्ता है। तो जिस हिंदू से वो बात कर रहे हैं, वो उनको जवाब देता है कि बिल्कुल सही बात है, जीसस का रास्ता सच्चा रास्ता है, बाकी रास्ते भी सच्चे रास्ते हैं। तो पादरी साहब लिखते हैं कि मैंने उसको इस गलत धारणा से दूर किया और समझाया कि केवल जीसस का रास्ता सच्चा रास्ता है। दैट इज़ द क्रूशल डिफरेंस। और इसीलिए आप देखेंगे आजकल जो एक शब्द चलने लगा है फिर से और बड़ा, जिसमें धूमधाम होती है, सनातन। आप तो इतिहास की विद्यार्थी हैं, अगर आप थोड़ा याद करें, 19वीं सदी के पहले हिंदुस्तान में सनातन शब्द का प्रयोग किसी सेक्ट या किसी एक ट्रेडिशन के लिए नहीं होता था। सनातन का मतलब होता था एटर्नल, विद समथिंग विच इज रिलेवेंट ऑलवेज। तो भगवान बुद्ध सनातन शब्द का प्रयोग करते हैं कि वैर से वैर समाप्त नहीं होता, वैर केवल संवाद से समाप्त होता है। ये सनातन धर्म है। महाभारत में जब भीष्म पितामह से युधिष्ठिर पूछते हैं कि क्या है, तो भीष्म ये नहीं कहते कि फलाने वेद को मानना सनातन है, फलाने को मानना ठीक नहीं है, या इस देवता की पूजा सनातन है, उस देवता की नहीं है। वो यही कहते हैं सत्य अहिंसा, ये सनातन धर्म है। यानी सनातन डिड नॉट सिग्निफाई अ फेथ सिस्टम, it signified a value system, and which by definition was universal. इस थियोरेटिकल और प्रैक्टिस में जो फ़र्क था उसकी बात हम अलग से कर सकते हैं, नेहरू ने भी की है कि प्रैक्टिस कुछ और थी, अनफॉर्चुनेटली थियोरेटिकली बहुत ओपन था। ये हिंदू ट्रेडिशन में ये एक ओपननेस रही है, और केवल हिंदू ट्रेडिशन में नहीं, जैसा मैंने आपसे कहा कि बौद्ध ट्रेडिशन में भी ओपननेस रही है।
जैन ट्रेडिशन में भी रही है। इस वजह से हुआ ये कि जब हिंदुस्तान में पहले ईसाइयत और बाद में इस्लाम आए एज आ फेथ सिस्टम, तो यहाँ चाहे आप हिंदू मत को मानते हो, चाहे बौद्ध को, चाहे जैन को, आपका रवैया वही होगा जो गारगानों के सामने उस बिहार के उस हिंदू का था कि सभी मार्ग सच्चे हैं, मैं ये मानता हूँ, तुम वो मानो, क्या प्रॉब्लम है। तो इसलिए हमारे यहाँ डाइवर्सिटी उस तरह से नहीं बन पाया। और आप ये भी देखें कि भारत में जब इस्लामी शासन कायम हुआ उत्तर भारत में 12वीं सदी से, तो मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो ये डिनाई करें कि अत्याचार हुए, ज़्यादतियाँ हुई, सब हुआ, लेकिन फिर भी शासन एग्जैक्टली शरीयत के मुताबिक कभी नहीं चला। शासन उस तरह चला जैसे उस ज़माने के पॉलिटिकल थिंकर्स जहांदारी कहते थे, इन अकॉर्डेंस विद द नीड्स ऑफ द स्टेट। और आज बिल्कुल दो टूक शब्दों में कहा जाए तो इस्लाम का उसी तरह पॉलिटिकल यूज होता था जैसे आज भी होता है इस्लाम का या हिंदुइज्म का। इसका तो ये चीज़ जो बनी रही ना, इसकी वजह से हुआ ये जो मैंने कहा था तुमसे पिछली बार या पहले एपिसोड में कि अकबर के तो नौरत्नों में से 3 महत्वपूर्ण हिंदू थे। मैं वही बोलने वाली थी। और इंग्लैंड का, फ्रांस का, कहीं का आप ऐसा राजा बता दीजिए जो प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक जैसा कोई सीमा बनता हो, बाकी तो छोड़ दीजिए, बिल्कुल संभव ही नहीं था। हिंदुस्तान में ये बड़ी बात नहीं थी। और ये केवल अकबर के प्रसंग में नहीं, ये बहुत से लोगों, महाराणा प्रताप, शिवाजी, वो लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन एक दूसरे लेवल पर सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल इंटरेक्शन अपनी जगह है, वो चलता रहता था। इसीलिए हमारे यहाँ डाइवर्सिटी स्ट्रेंथ बन सकी, क्योंकि यहाँ कोई ये सिद्ध करने के फेर में नहीं था कि केवल मैं सही हूँ। मैंने शायद जायसी का भी उदाहरण दिया था। जायसी तो पक्के रोज़ा नमाज के पाबंद मुसलमान थे, वो कबीर की तरह नहीं थे, रोज़ा नमाज के पाबंद मुसलमान थे, और मुस्लिम ट्रेडिशन उनका सम्मान भी बहुत है। लेकिन वो खुद कहते हैं कि भाई आकाश में जितने तारे हैं, शरीर पर जितने रोए हैं, परमात्मा तक पहुँचने के उतने मार्ग हैं। अगर किसी ठेठ मुल्लापंथी मुसलमान से कहा जाए तो ये कुफ्र है, क्योंकि मार्ग तो एक ही है। जायसी कहते हैं, और उसके आगे कहते हैं कि जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरा रास्ता मोहम्मद का रास्ता है, इस पर किसी को क्या एतराज़ हो सकता है? भाई आपका रास्ता अपनी जगह, मैं मोहम्मद के रास्ते चलना चाहता हूँ, मुझे चलने दीजिए, सिंपल। हाँ जी सर, आई मीन क्योंकि हम डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं और आपने मेंशन किया इनिशियली कि जो अभी ट्रेंड चल रही है अमेरिका में टुवर्ड्स प्योरिटी, सर इंक्रीजिंगली जैसे हम देख रहे हैं कि यू नो वन नेशन, वन रिलीजन, वन लैंग्वेज, इसका समवॉट लोग इसको रिलेट कर रहे हैं टू लेट्स से प्रोस्पेरिटी। और आजकल एक यूट्यूब का ज़माना है, रील्स का ज़माना है, तो हमें कई चीज़ें देखने को मिलती हैं, और इसमें हम चाइना देख रहे हैं, वियतनाम देख रहे हैं, जो कि कम्युनिस्ट सोसाइटीज़ हैं, पर टू अ लार्ज एक्सटेंट there is a certain sense of homogeneity, let's say, in the societies. तो क्या आपको लगता है कि diversity would actually translate into economic, social prosperity? अमेरिका का उदाहरण तो यही बताता है। यानी जब आप ये बात कर रहे हैं, प्योरिटी की खोज अमेरिका में चल रही है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने सुना है कि अमेरिका की जो सो कॉल्ड सिलिकॉन वैली है, उसमें कम से कम 40% लोग गैर वाइट हैं। एक का तो नाम मुझे याद है, हॉटमेल का आविष्कारक कोई अमेरिकन नहीं है, उसने किया काम अमेरिका में, सुबीर भाटिया, बट इज़ नॉट एन अमेरिकन जी। तो ऐसे अनेक उदाहरण आप दे सकते हैं। खुद अमेरिका इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है, और इसीलिए अमेरिका इस बात पर गर्व करता रहा है वर्तमान दौर के आने के पहले कि हम सही मायनों में एक प्लूरल सोसाइटी, ऑफ कोर्स विद इन अ फ्रेमवर्क ऑफ a certain cultural orientation, certain religious orientation। अब जैसे मिसाल के तौर पर अमेरिका में अभी भी राष्ट्रपति शपथ बाइबल पे लेता है, डॉलर बिल्स पर अभी भी लिखा रहता है इन गॉड वी ट्रस्ट, वो ठीक है, लेकिन डाइवर्सिटी को लेके कोई तकलीफ कम से कम पिछले 40-50 साल में अमेरिका को नहीं हुई है। और अमेरिका ने तो असल में, और उनके वीज़ा सिस्टम में अभी भी है कि एक वीज़ा होता है जिसका टेक्निकल नाम क्या है मुझे पता नहीं, बोलचाल में उसको जीनियस वीज़ा कहते हैं,
तो अगर आप किसी क्षेत्र में बहुत अपने तीर मार रखा है, कोई बहुत बढ़िया आदमी है आप, तो सारी छूटें दे दो कि आपको बुला लेंगे। अब स्थिति है, मैं कल ही पढ़ रहा था न्यूयॉर्क टाइम्स में, कि अब स्थिति यह है कि इन जनाब की पॉलिटिक्स का और पॉलिसीज के चलते इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी अब ये करने वाले, यानी जो इस तरह का परसिक्यूशन जैसा अमेरिका में हो रहा है, लड़कों को फेंका जा रहा है, भगाया जा रहा है, इमिग्रेंट्स को लेकर के जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो देयर वाज अ रिपोर्ट आई थिंक इन न्यूयॉर्क टाइम्स और समवेयर एल्स दैट दीज कंट्रीज आर गोइंग टू अडॉप्ट दैट पॉलिसी कि आप हमारे यहाँ आइए, वी विल गिव यू गुड पैकेजेज, आप यहाँ के यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाइए, रिसर्च कीजिए। तो एक बात। दूसरी बात ये कि चाइना, वियतनाम, जापान तो उस तरह होमोजेनियस सोसाइटी नहीं है। चाइना वगैरह भी देखो, एक बात ऊपर से आपको होमोजेनियस लगती है। चाइना में अभी अगर आप रिलीजियस और मेटाफिजिकल ट्रेडिशंस की बात करें तो कन्फ्यूशियनिज्म बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बुद्धिज्म भी है, लाओजे की भी ट्रेडिशन है, और बाद में कम्युनिस्ट ट्रेडिशन भी है। तीसरी बात यह कि चाइना जैसे समाज की प्रॉस्पेरिटी की बात करते समय ये नहीं भूलना चाहिए कि उस प्रॉस्पेरिटी की कीमत चीनी जनता ने क्या चुकाई। इन लास्ट 75 years चाइना हैज़ नेवर बीन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। 1950 के बाद से चाइना में जिस तरह की चीज़ें रही हैं, यानी जब माओ से तुम ग्रेट लीप फॉरवर्ड कर रहे थे और स्टील प्लांट इन दी बैकयार्ड कर रहे थे, लोगों का कहना है कि 30-40 लाख लोग मारे गए थे उसमें अकालों में जी, और कहीं कुछ नहीं हुआ था, किसी को पता तक नहीं था। तो प्रॉस्पेरिटी नेहरू के हिंदुस्तान और माओ के चीन में बड़ा बुनियादी फ़र्क था कि आप यानी छोटी छोटी चीज़ों पर यहाँ संसद रोकी जा सकती थी, हंगामे हो सकते थे। तो इसलिए प्रॉस्पेरिटी का संबंध होमोजेनिटी से है। मतलब क्या फ्रांस और जर्मनी की प्रॉस्पेरिटी घट गई है पिछले दिनों? नहीं। समाज में टेंशन बढ़ाई है, सही है, क्योंकि बहुत सारे नॉन यूरोपियंस, नॉन क्रिश्चियंस पहुँचे हैं, मुसलमान पहुँचे हैं, सिख पहुँचे हैं और हिंदू पहुँचे हैं, अफ्रीका से, एशिया से, तमाम जगह से लोग पहुँचे हैं। तो सामाजिक टेंशन तो बढ़ा है, इसको नहीं नकार सकते। प्रॉस्पेरिटी घटने जैसी तो कोई बात नहीं। तो एक माइथोलॉजी है कि होमोजेनिटी प्रॉस्पेरिटी लाती है। पाकिस्तान तो बहुत होमोजेनियस सोसाइटी है। और एक बात और ध्यान रखो कि असल में क्या होता है कि ये लड़ने के लिए और उस तरह की पॉलिटिक्स जो करते हैं उनके लिए कोई बहुत क्लियरली आइडेंटिफाइबल अदर भी जरूरी नहीं होता, अदर आप गढ़ लेते हैं। अब पाकिस्तान में हिंदू तो है नहीं जिनको परसिक्यूट करें, तो अहमदियों को परसिक्यूट कर रहे हैं, शिया और सुन्नी आपस में लड़ रहे हैं। तो क्या है वो, वहाँ तो कोई डाइवर्सिटी, कोट एंड कोट डाइवर्सिटी की प्रॉब्लम खत्म है पाकिस्तान में। तो होमोजेनियस सोसाइटी है, बट नेदर देयर इज अ प्रॉस्पेरिटी नॉर देयर इज अ लास्टिंग काइंड ऑफ सोशल ट्रैंक्विलिटी और पीस। तो फिर क्या बात है सर? अब ये और बात है कि इन दिनों पाकिस्तान के लोग ज़्यादा समझदारी की बातें करने लगे हैं, क्योंकि वो तजुर्बा उनके पीछे है, जिया वो लग के इस्लामाइजेशन का तजुर्बा है, सो दे नो कि क्या होता है इन चीज़ों से। the discovery of India, as you mentioned, is also a critical evaluation of India's civilizational past and not just the mere glorification. Can you actually point out to some crucial points that, let's say, Pandit Nehru has suggested in the book, and do they offer any kind of alternative today, and is it even relevant आज के डेट में? पहली चीज़ तो ये कि किसी भी किताब को पढ़ते समय उसके पूरे डिज़ाइन को एक तरह से ध्यान में रखना चाहिए। अब जैसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जी लिख रहे हैं, आप देखेंगे कि इसमें अगर सबसे लंबे चैप्टर्स हैं तो वो साइंस और मैथमेटिक्स पर, और मैथमेटिक्स पर लिखा गया चैप्टर तो कुछ इस तरह से टेक्निकल हो गया है बीच बीच में कि उसको समझने के लिए आपको खुद को मैथमेटिक्स की एक समझ जरूरी है। एंड पंडित जी इज टेकिंग नेचुरल प्राइड, राइटफुल प्राइड, ये दिखाने में कि हिंदुस्तान में, पुराने हिंदुस्तान में मैथमेटिक्स किस ऊंचाई तक पहुंचा हुआ था। तो कहने का मतलब ये है कि उनका बल स्पिरिचुअल कल्चरल ट्रेडिशन पर जितना है उतना ही साइंटिफिक ट्रेडिशन पर भी है, पहली बात। दूसरी बात जो आपका सवाल है, अब ये कौन सा एडिशन है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एडिशन आपके ऑडियंस देख लेंगे।
ये साहब पेंगुइन बुक्स का 2010 का एडिशन है जी। पेंगुइन बुक्स का, और इसका जो पेज नंबर 576 से लेकर के 583 तक, ये उन सारे सवालों का एक तरह से जवाब है इसमें जो तुम पूछ रहे हो। जैसे पंडित जी इसमें लिखते हैं, जो मैंने एक बार कहा भी था दिनकर की किताब में जो भूमिका लिखी थी उसके हवाले से, वो बात यहाँ भी है कि ये बहुत अजीब पैराडॉक्स हिंदुस्तान में रहा है। सोच के धरातल पर जितनी आज़ादी है, जितना खुलापन है, प्रैक्टिस के धरातल पर जकड़न है। ऑब्वियसली ही इज हिंटिंग एट दी कास्ट सिस्टम एंड वेरियस कास्ट टैबूज। इसके आगे जो बहुत महत्वपूर्ण बात वो लिखते हैं कि इसकी वजह से ये हुआ, जो कोई भी सेंसिबल हिस्टोरियन, सोशियोलॉजिस्ट, इवन इफ ही इज नॉट एग्जैक्टली इन एग्रीमेंट विद नेहरू ऑन मैनी थिंग्स, बट नो सीरियस स्टूडेंट ऑफ इंडियन हिस्ट्री कैन डिनाई दिस फैक्ट, कि इसकी वजह से ये हुआ कि अ सर्टेन काइंड ऑफ डिवाइड बिटवीन इंटेलेक्चुअल वोकेशन एंड द रियल लाइफ एंड प्रैक्टिस एक डेवलप हो गया। ओके। यानी हाथ का काम करने वाले को हीन मान लिया गया। इंटेलेक्चुअल एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और जो कहिए कारीगरी का काम है, शिल्पकारी का काम है, उसके बीच में डायलॉग भी उतना ही जरूरी होता है। इनके कंपार्टमेंटलाइजेशन ने, पंडित जी राइट्स दिस, कि इनके कंपार्टमेंटलाइजेशन ने हिंदुस्तान की समस्या, हिंदुस्तान की सभ्यता में बड़ी समस्या खड़ी की। इज वेरी क्रिटिकल अबाउट इट। और इसी में आगे चल के जैसे समकालीन स्थिति पर टिप्पणी करते हुए वो कहते हैं कि बहुत सारे लोगों को लगता है, एंड ऑब्वियसली ही इज इंडिकेटिंग टुवर्ड्स गांधी जी विदाउट मेंशनिंग इट, कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि वर्ण व्यवस्था का मूल रूप बना रहे, उसमें जो विकृतियां पैदा हो गई हैं, जो परवर्जन्स आ गए वो चले जाएं। ही डज नॉट एग्री विद दैट। वो साफ कहते हैं कि नहीं, वो सिस्टम में पूरे में गड़बड़ है और वो सिस्टम जाना चाहिए कास्ट के बारे में। तो इसी तरह जो दूसरी चीज़ें हैं, जैसे उन्होंने भारत, चीन और यूरोप की तुलना की है, और उसमें ये दिखाया है कि भारत में धर्म और एथिक्स का घालमेल हो गया, और इसलिए रिलीजियस बिलीफ सिस्टम्स और एथिक्स ये सवाल उलझ गए, और इन चीज़ों पर ज़्यादा बल हो गया बनिस्बत इसके कि हमारा सोच रैशनल बना रहता, रैशनल बना रहा, लेकिन ये कुछ लिमिटेशंस उसमें पैदा हुई। तो है वो क्रिटिकल इवेल्यूएशन है, ना तो ग्लोरिफिकेशन है। और जैसा कि मैंने पिछली बार भी कहा था कि नेहरू जी इस मामले में बिल्कुल क्लियर थे कि ना तो आप अतीत को पूरी तरह नकार सकते हैं, ना उसका ग्लोरिफिकेशन कर सकते हैं। उसमें इन्होंने चुटकी ली है, द प्रॉब्लम विद इंडिया इज दैट वी हैव टू मच ऑफ पास्ट। सही भी है, बहुत लंबी सभ्यता है, फिर हम लोगों को अपने अतीत को याद करने की कुछ ज़्यादा ही लगाव है, बहुत प्रेम है अतीत से, अतीत की बात बहुत करते हैं। तो उस पर चुटकी भी ली है कि इन इंडिया वी हैव टू मच ऑफ पास्ट, नाउ वी शुड हैव सम प्रेजेंट एंड सम फ्यूचर आल्सो। Was Nehru anti-caste? Yes, undoubtedly. He was clearly anti-caste, and that's what I was telling you, but in a different way. He was also against caste and community mobilizations. उनके हिसाब से इस किताब में आप देख सकते हैं, और अन्यत्र भी, एक तो दो बातें इसमें अमर थी। एक तो ये कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, समाज में इकोनॉमिक प्रोसेसेस चलेंगी, तो कास्ट स्ट्रक्चर बदलेगा, जो कि सही भी है। दूसरे ये भी संभव है, कुछ लोग ये चाह सकते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह कास्ट स्ट्रक्चर के चलते ही हो जाए। ऑन दैट नेहरू इज़ वेरी क्लियर कि जो कास्ट की इनइक्वलिटीज है, हम सबकी इक्वलिटी चाहते हैं, मेरिट का महत्व है, इक्वलिटी का महत्व है, लेकिन जो ऐतिहासिक रूप से अवसरों से वंचित हैं, those who are deprived of opportunities historically, they have to be given special opportunities. Nehru is very clear on that. मैं आपको पढ़ देता हूँ। Not only must equal opportunities be given to all, but special opportunities for educational, economic and cultural growth must be given to backward groups so as to enable them to catch up those who are ahead of them.
Any such attempt to open the doors of opportunity to all in India will release enormous energy and ability and transform the country with amazing speed. ओके यानी नेहरू इसमें यहाँ कह रहे हैं कि समानता, लेकिन जो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूप से और विभिन्न कारणों से पिछड़े हुए हैं उनके लिए स्पेशल अपॉर्चुनिटी, जिसका रूप आप जानते हैं हमने चुना और रिजर्वेशन। और नेहरू जो संविधान में पहला संशोधन नेहरू सरकार लाई थी, उसमें एक फैक्टर ये भी था कि मद्रास हाई कोर्ट ने रिजर्वेशन से जुड़े हुए कुछ प्रावधान मद्रास सरकार के स्ट्राइक डाउन कर दिए थे। तो उनको और चीज़ें भी थी उसमें, लेकिन दैट वाज आल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स कि दी प्रैक्टिस एंड आइडिया ऑफ रिजर्वेशन हैज़ टू बी अपहेल्ड फॉर सोशली, इकोनॉमिकली, कल्चरली बैकवर्ड क्लासेस और कास्ट्स और वॉट एवर। सो नेहरू क्लियरली एंटी कास्ट थे, और एंटी कास्ट केवल नोशनली नहीं थे, इस क्लैरिटी के साथ थे कि जो पीछे छूट गए हैं ऐतिहासिक रूप से, जो अवसरों से वंचित रह गए, दे हैव टू बी गिवन स्पेशल अपॉर्चुनिटीज। सो वेरी क्लियर। Okay. Sir, another question that comes up here is in the first episode, I think you mentioned that the book is like the audience, the reader needs to look at the book as Pandit Nehru as somebody who's the author of the discovery of India rather than the first Prime Minister of India. But मैं यहाँ थोड़ा उससे डाइवर्ज करना चाहूँगा, एंड आई वुड लाइक टू नो कि what if we look at discovery of India as a masterpiece by somebody who later on goes to become the first Prime Minister of India, and because of that, what are the crucial themes that we see visible in his tenure from 47 to 64, and what essentially remains as the most important themes that were in the book that we can see in his tenure? And is it non-alignment, is it universal adult franchise, democracy, institutions, even like was it the 5-year plans or was it industrialization? All of it, for the simple reason 17 साल नेहरू देश के प्रधानमंत्री रहे, कुछ विफलताएं भी हुई, कुछ समस्याएं भी हुई, चीन का आक्रमण हुआ, वो सब हुआ। वो सब ध्यान में रखते हुए जो बातें आपने, जो मुद्दे आपने बात कही, जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, और ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया में क्लियरली हिंटेड है कि हिंदुस्तान की नियति किसी का पिछलगुआ बनने की नहीं है। नेहरू ये साफ साफ देख रहे थे, और कोई भी समझदार आदमी देख रहा था कि दूसरा महायुद्ध समाप्त होने के बाद दो चीज़ें होनी है। एक तो इंग्लैंड और फ्रांस की जगह दूसरे सुपर पावर्स उभरेंगे, और दूसरे ये कि अब खासकर न्यूक्लियर इसके बाद दुनिया क्लियरली दो धड़ों में बटेगी, और वो हुआ। आप जानते हैं सोवियत संघ ने भी जल्दी ही न्यूक्लियर बम बना लिया, पैरिटी हासिल कर ली, और उसके बाद इन एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस के नाम पर बर्लिन से शुरू करके सारे यूरोप को पूर्व और पश्चिम में बांट लिया गया, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस हो गया। अब नेहरू के सामने चुनाव ये था कि वो या तो पूरी तरह अमेरिका के साथ चले जाएं या पूरी तरह सोवियत संघ के साथ चले जाएं। पिछले दिनों मैंने अपनी किताब में जिक्र भी किया है इसका, कौन है भारत माता में, हिंदी वाली किताब में। 3-4 साल पहले चेतन भगत ने एक ट्वीट किया था कि स्मार्टनेस तो विनर का साथ देने में है, तो हिंदुस्तान को उसी समय अमेरिका के साथ चले जाना चाहिए था। इसमें प्रॉब्लम क्या है इस तरह की बातों में? चेतन भगत जो भी हैं, जैसे भी हैं, आप 2024 या 25 में ऐसे बात कर रहे हैं, इतने इनोसेंस के साथ बात कर रहे हैं, जाहिर हो जाता है कि आपको 1955-57 का कुछ अता पता ही नहीं। आज आपको लग सकता है कि अमेरिका विनर है। पहला स्पेस शटल या स्पेस शटल तो नहीं, पहला स्पेस शिप तो सोवियत संघ ने भेजा था जी 1956 में, स्पुतनिक। और जो ग्रोथ रेट और ये सब चीज़ें और अमेरिकन इन्फ्लुएंस की हर जगह काट, यानी
फ्लोरिडा से केवल 90 मील दूर कम्युनिस्ट स्टेट बन गया था और अमेरिका कुछ नहीं कर पाया, आज तक नहीं कर पाया। राइट, आई एम नॉट गोइंग इनटू द गुड और बैड ऑफ इट, मैं बिल्कुल रूथलेस जियोपॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ। 1957, 58, 62, 63, 64 तक कौन कह सकता था कि अमेरिका निर्णायक रूप से जीत गया है? जी आज जो भगत जी को लग रहा है कि जीत गया, तो आज जीत गया भाई, उस समय नहीं जीता था। और नेहरू थे और अपनी सारी महानता के बावजूद नॉस्ट्राडामस नहीं थे कि बूझ लें कि क्या होने वाला है 50 साल बाद। दूसरा, नाटो तो सब जानते हैं क्योंकि नाटो आज तक मौजूद है। सेंटो और सीएटो भी हुआ करते थे जी, इनका एकमात्र पर्पज कम्युनिज्म को कंटेन करना, और उनमें से सेंटो का सदस्य पाकिस्तान था। पाकिस्तान का क्या हुआ सन 56 में डेमोक्रेसी का, और उसके बाद 68 में क्या हुआ और 71 में क्या हुआ, वो भी हम सब जानते हैं। तो एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ हिस्ट्री 1947 इट वाज अ स्ट्रोक ऑफ जीनियस टू थिंक ऑफ नॉन अलाइनमेंट। इट वाज नॉट न्यूट्रलिटी इन दैट सेंस कि दुनिया में कुछ भी होता रहे। इट वाज नॉन अलाइनमेंट विद अ प्रिंसिपल्ड स्टेट, एब्सोल्युटली, जिसमें सीमाएं नहीं थी। जैसे 1956 में हंगरी में सोवियत संघ ने फौजें भेज दी, नेहरू का विरोध उतना खड़ा नहीं था जितना होना चाहिए था, मैं साफ तौर से कहता हूँ। सीमाएं थी, टिल्ट टुवर्ड सोवियत यूनियन था, ये बात सही है, बट स्टिल इट वाज नॉट टोटली विद सोवियत यूनियन। और स्टालिन के ज़माने तक तो दुनिया भर के कम्युनिस्ट नेहरू की आलोचना करते थे, यही साहब क्यों नहीं पूरी तरह सोवियत संघ के साथ जाते। राजा जी जैसे लोग आलोचना करते थे कि क्यों नहीं पूरी तरह अमेरिका के साथ जाते। नॉन अलाइनमेंट वॉज द स्ट्रेटेजी और द पॉलिटिकल पोजीशन विच गैव यू द स्ट्रेंथ। और बिल्कुल व्यवहारिक धरातल पर बात करें तो हिंदुस्तान की उपेक्षा ना सोवियत संघ कर सकता था ना अमेरिका कर सकता था, तो दोनों आपको खुश करने के फेर में रहते थे। एक आईआईटी आपने इंग्लैंड के सपोर्ट से बना लिया, एक आईआईटी आपने अमेरिका के सपोर्ट से बना लिया, एक स्टील प्लांट आपने सोवियत संघ के सपोर्ट से लगा लिया, एक स्टील प्लांट आपने जर्मनी के सपोर्ट से लगा लिया। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, डेमोक्रेसी। चर्चिल जैसे लोगों को लगता था कि बम मुश्किल 10 साल में हिंदुस्तान बिखर जाएगा और ये सब रोते हुए हमारे पास आएंगे कि आके हम पे फिर से शासन करने लगेंगे। चर्चिल साहब मेरा ख्याल है नेहरू के बाद मरे, वो मर गए। हिंदुस्तान तो आज तक नहीं बिखरा है। इंग्लैंड के बिखरने के आसार बीच बीच में दिखते रहते हैं। वहाँ वो एक मुसलमान मेयर को नाइटेड कर दिया है, तो इंग्लैंड में बहुत सारे लोग मिल रहे हैं, कहना बताइए मुसलमान सर होगा, मेयर तो बन ही गया था, अब ऊपर से सर भी हो गया वो। तो यानी डेमोक्रेसी। नेहरू से जब ये पूछा जाता था, और ये बड़ा मशहूर वो है, नॉर्मन क्यूजीन ने या किसने पूछा था कि आपके बाद कौन, तो नेहरू ने कहा था दिस क्वेश्चन इज एन इंसल्ट टू इंडियन पीपल। दिस इज नेहरूज वर्ड्स, दिस क्वेश्चन इज एन इंसल्ट टू इंडियन पीपल। मैं कोई अमर थोड़ी मरूंगा, मेरे बाद कोई ना कोई आएगा। एब्सोल्युटली, ये क्या सवाल हुआ कि मेरे बाद कौन। एब्सोल्युटली सर। तीसरी बात, इसी डेमोक्रेसी का एक रूप देखिए, आज की जो स्थिति है, अपोजिशन चिल्ला रहा है कि संसद का सत्र बुलाइए, कोई सुनने वाला नहीं है। चीन के साथ युद्ध चल रहा था और उस समय भी संसद चल रही थी और सरकार की लेफ्ट एंड राइट आलोचना हो रही थी। नेहरू के प्रिय रक्षा मंत्री कृष्णा मेनन को इस्तीफा देना पड़ा था, और नेहरू की अपनी पार्टी के लोग, फॉर एग्जाम्पल महावीर त्यागी, दे वर शार्पली एंड वेरी aggressively critical of Nehru and his government on this question. That was Nehru the Democrat. Right? जी, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज वगैरह की बात हम लोग जानते ही हैं। यानी हिंदुस्तान के, और ये केवल नेहरू की बात नहीं, नेशनल मूवमेंट की पूरी लीडरशिप की बात है कि आपको इतना विश्वास था हिंदुस्तानी आदमी पर और हिंदुस्तानी ट्रेडिशन पर कि आपने राइट फ्रॉम द डे वन यूनिवर्सल फ्रेंचाइज कर दिया। इंग्लैंड में औरतों को वोटिंग राइट मिलने में 700 साल लग गए थे, राइट। यूएसए में सैकड़ों साल लग गए थे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इंस्टीट्यूशंस, केवल साइंस और टेक्नोलॉजी नहीं,
नेहरू ये जानते थे कि किसी भी समाज के बनने में केवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी का योगदान नहीं होता, समाज में सेंसिटिविटी और क्रिएटिविटी जरूरी होती है। तो आप देखिए सन 51-52 से शुरू करके सन 56 तक साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी, संगीत नाटक अकादमी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न, चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, आज़ादी को 10 साल पूरे नहीं हुए थे और 6 प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस कायम हो चुके थे। जी जी एब्सोल्युटली। और जब नेहरू साहित्य अकादमी के अध्यक्ष चुने गए, पहले अध्यक्ष वही थे साहित्य अकादमी के। इंसिडेंटली साहित्य अकादमी में नियुक्तियां जो हैं वो सरकार नहीं करती, अध्यक्ष वगैरह राइटर्स का अपना एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है, वो चुनता है। तो पहले अध्यक्ष नेहरू चुने गए, तो नेहरू ने बहुत मज़ेदार बात उस समय कही थी, आई विल मेक श्योर दैट द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर डज नॉट इंटरफियर विद माई वर्क एज प्रेसिडेंट ऑफ साहित्य अकादमी। तो ये जो इंस्टीट्यूशंस के प्रति रेस्पेक्ट, ये सब चीज़ें आज हमें समझना चाहिए इनका महत्व। एब्सोल्युटली। देखो कोई भी डेमोक्रेसी केवल नंबर से डेमोक्रेसी नहीं होती है, इट्स अबाउट प्रैक्टिसेस, इट्स अबाउट इंस्टीट्यूशंस। अब आज जो अमेरिका में बहुत सारे लोग बेचैन है कि ट्रंप डेमोक्रेटिक है ही नहीं, कहा जा रहा है ट्रंप तो अथॉरिटेरियन है। ट्रंप के पिछले कार्यकाल में किताब लिखी गई थी, उसका शीर्षक ही था हाउ डेमोक्रेसीज डाई, एंड इट वाज फोकस्ड ऑन हिज स्टाइल ऑफ वर्क, एंड ही इज इलेक्टेड प्रेसिडेंट। Yes. So election is not the beginning and the end of democracy. It's a part of the process. It's one of the parameters of democracy, not the only parameter. Okay? फिर जो अचीवमेंट्स हैं, आप केवल फिगर्स देखिए, किस तरह की कंगाली थी, किस तरह की गरीबी थी। सन 64 में हम कहाँ पहुँचे, क्या लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी। सन 47 में आपके यहाँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 31 थी, सन 64 में 48 या 49 थी। इज इट अ मीन अचीवमेंट विद डेमोक्रेसी इंटैक्ट, गवर्नमेंट बीइंग क्रिटिसाइज्ड, प्राइम मिनिस्टर बीइंग क्रिटिसाइज्ड एंड क्वेश्चन रेगुलरली इन पार्लियामेंट? इज इट अ मीन अचीवमेंट? विफलताएं भी थी। मैं जैसे प्लानिंग को लेकर के, नेहरू वाज वेरी एंथुजियास्टिक अबाउट सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। बाद में धीरे धीरे उन्होंने रियलाइज़ किया कि शायद प्राइवेट सेक्टर को जितना स्पेस दिया जा रहा है उससे ज़्यादा दिया जाना चाहिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। वो सब अपनी जगह है, लेकिन ऑथर ऑफ डिस्कवरी ऑफ इंडिया डिड नॉट रियली फेल एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ही परफॉर्म्ड वेल ऑन द पैरामीटर्स विच यू कैन ड्रॉ फ्रॉम दिस बुक ओनली। सर अब मैं हमारे आखिरी सवाल पे आना चाहूँगा, विच इज़ अ 21st century individual living in 2025. She is facing a lot of socio-political realities, for example, class, caste, language, religion, and these challenges are only, only increasing day by day for her. What does the book have to offer to such an individual, and what is it worth her time if she's a 9 to 5 working woman, let's say, to have a look and start reading the book? She should read this book precisely because of the challenges she is facing. That is precisely why she should read this book, because of the challenges or issues she is facing on gender lines, caste lines, community lines, or so on and so forth. Because, and in general, in the first place, I believe that if you really want to retain your sanity, you must retain a certain degree of moments, if not hours, in your everyday life of solitude and dialogue with yourself. True. Yes. I'm not talking of loneliness. I'm talking of solitude. And in such moments of solitude, you need to have something to reflect upon.
your own life, your own surroundings. And in such reflections, good books help a lot. Yes. Great literature, good literature, contemporary or classics, any language. And great books like Discovery of India help you a lot in such moments of reflection. That is number one. दूसरे, कभी कभी मैं सोचता हूँ, अब पता नहीं साधन की बात है, इस किताब का एक अपडेटेड कंटेम्प्रेरी एडिटेड वर्जन आना चाहिए. ओके. अगर मैं इस तरह का एक वर्जन इसका तैयार करूँ तो इसके आखिरी बहुत सारे हिस्से हटा दिए जाएंगे जिनमें नेहरू स्पेसिफिकली पोस्ट 1940 वर्ल्ड की बात कर रहे हैं. लेकिन बाकी जो इस किताब का जनरल फ्रेमवर्क है, आउटलाइन है, हिंदुस्तान के विकास की समझ है और हिंदुस्तान के फ्यूचर की जो कल्पनाएं हैं, यानी मैं इसको यूँ भी कह सकता हूँ कि अगर आप सचमुच पढ़ना चाहते हैं और दिलचस्पी है इन चीज़ों में, तो इस किताब के 150-200 पेज आप इग्नोर कर सकते हैं. पोस्ट 40 के जो डेवलपमेंट्स हैं वो आपकी दिलचस्पी हिस्ट्री में हो तो पढ़िए, वरना आप यू कैन इग्नोर देम सेफली. यानी उस तरह की हिस्ट्री में बाकी व्हाट डज इंडिया मीन, व्हाट डज बीइंग एन इंडियन मीन, और हिंदुस्तानी होने के नाते कुछ गर्व करने की चीज़ें आपको मिलती हैं, तो कुछ जिम्मेदारियां भी मिलती हैं. इफ़ यू वांट टू हैव दैट काइंड ऑफ सेंस विच आई बिलीव इज एन sine qua non for being a sensible individual, and you must read this book. अब वो अगर रवैया ये हो कि भाई खाना पीना मस्त रहना, तो वो तो अलग बात है, उसमें कोई क्या कर सकता है. उसमें तो ये या कोई भी किताब पढ़ने की क्या ज़रूरत है, उसमें तो घर में भी किताब हो, इसकी क्या ज़रूरत है. 5-6 दिन ज़बरदस्त काम कीजिए, 15 घंटे 16 घंटे, सैटरडे को जाकर के वो साइबर हब या क्या है वहाँ जाके नाचिए, गाइए, दारू पीजिए, सो जाइए, तो वो तो अलग बात हो जाती है. बट दैट एक्चुअली, आई एम सॉरी टू से, बट दैट एक्चुअली इज नॉट ह्यूमन लाइफ. दैट्स नॉट एक्चुअली अ ह्यूमन लाइफ. बिकॉज देखो, हमारी ह्यूमन लाइफ की सबसे बड़ी समस्या क्या है मालूम है? क्या? मेरे होने का मतलब क्या है, मैं हूँ क्यों. जानवर इस सवाल से नहीं परेशान रहते, क्योंकि हमारी तरह हैं वो भी बायोलॉजिकल एक्सीडेंट. जी, ठीक है ना. बिल्कुल. लेकिन हमारा जिन भी कारणों से हो, परमपिता परमात्मा की मर्जी से हो या एवोल्यूशन के कारण लॉज से हो, हमारे भीतर एक दिमाग नाम की चीज़ कुछ ज़्यादा डेवलप हो गई है, ब्रेन माइंड में बदल गया है. नतीजा ये है कि हम जीवन के अर्थ की खोज करते हैं. तुम जिस तरह के नौजवानों की बात कर रहे हो, और नौजवान हो या कोई भी हो, स्पिरिचुअल पीस क्या चीज़ होती है? आप लाखों करोड़ों कमाते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल पीस के लिए साहब कोई विपश्यना कर रहा है, कोई किन्हीं गुरुजी के पास जा रहा है, कोई कहीं जाके क्या कहते हैं उसको रिट्रीट में जा रहा है 2-4 दिन के लिए, 6 दिन के लिए. भाई क्यों नहीं आप काम कर सकते लगातार? क्योंकि सवाल मन में आता है कि अपन हैं क्यों, क्या किया सारी जिंदगी, क्या कर रहे हैं अपन. ओके. सो दीज काइंड ऑफ एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस, दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर मीनिंग ऑफ योर लाइफ, दे आर बाउंड टू हॉन्ट यू. और ये ध्यान रखना, फिर मैं नेहरू को ही कोट करूँ, कि ये नहीं मानना चाहिए कि ऐसे सवाल केवल पढ़े लिखों के और मध्य वर्ग के प्रिविलेज है. ऐसा नहीं. नेहरू नोट्स इट विद रेफरेंस टू किसान आंदोलन इन अवध कि इस तरह के सवाल हर इंसान के मन में आते हैं. इंसान होने की वजह से आते हैं. भले ही आप अंगूठा टेको, भले ही आपको 2 वक्त की रोटी ना मिलती हो, लेकिन फिर भी ये सवाल आपके मन में आएगा कि यार मैं जिंदा क्यों हूँ. कॉन्टेक्स्ट बदल जाएगा, आपके सवाल के जवाब बदल जाएंगे, सवाल रहेगा. और इसलिए जो लोग ये कर सकते हैं, जिनके पास ये साधन है, जो इस तरह की 9 to 5 वाली जॉब या जो भी आप कह रहे हैं उसको हसल कल्चर, सर. हसल कल्चर कहते हैं आज, जो भी हो, हसल कल्चर और वॉट एवर, दे शुड रियलाइज दैट दे आर नॉट बाउंड टू बी पार्ट ऑफ दैट. दे आर नॉट मेंट टू, दे आर बाउंड टू बी, बट दे आर नॉट मेंट टू बी पार्ट ऑफ दैट.
ओके अगर आप इंसान हैं तो हसल कल्चर से थोड़ा सा अपने लिए समय निकालिए जी। और उसमें एज सच पढ़िए, बेहतरीन किताबें पढ़िए, बेहतरीन लिटरेचर पढ़िए, हिस्ट्री पढ़िए, जो भी आपका मन है पढ़िए। और उसमें डिस्कवरी ऑफ इंडिया खासकर एक हिंदुस्तानी को इसलिए पढ़नी चाहिए ताकि वह हिंदुस्तानी होने की मायने को समझ सके, अर्थ को उसके समझ सके और उसकी जिम्मेदारियों को समझ सके। ओके दैट इज़ वाई आई फील दैट एवरी यंग पर्सन मस्ट रीड दिस बुक। Thank you so much, Professor. Thank you for your time and thank you for continuing the series, The Discovery of India. हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। It has always been a pleasure to talk to you guys. Today it was a particular pleasure to talk to you. Thank you. Thank you very much. इसी के साथ हम अपने डिस्कवरी ऑफ इंडिया सीरीज़ को विराम देते हैं। हम आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे। आशा है कि आगे भी आप लोग हमें इस तरह सपोर्ट करें।